असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपस में बड़े आराम से बातें कर रहे हैं। उस समय ना मेरा पता नहीं कैसे, जैसे बताया ना मैंने कि सोच के कभी भी गुस्सा नहीं आया। अचानक से मेरा लिड खुल गया, रिएक्ट। अब जब लिड खुला तो भाप निकली, तो डायरेक्टर समेत सब कोई बाहर चले गए भाग गए। हाँ, हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आरजे दिलीप विग एफएम से और हमारे साथ हैं पद्मश्री मनोज वाजपेयी जी और अपूर्व सिंह जी, जिनकी फिल्म आ रही है बंदा, जैसा आप पीछे पोस्टर में भी देख रहे हैं। कटघरे के अंदर हमने आपको अक्सर देखा है। जी जी। इस बार कटघरे के बाहर देखने वाले हैं। जी जी। कटघरे के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल आप महसूस करते हैं खुद को या बाहर? नहीं, कहीं भी हम लोग किरदार निभाते हैं, जो भी किरदार बढ़िया मिल जाए जी, उसको करना, उसको शिद्दत से करना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है जी। और यही करना हमें आता है और यही करना बहुत पसंद है। तो इसलिए जहाँ भी रखेंगे, जो भी देंगे आप, उसको हम अच्छे से कर पाएं, इसी की तैयारी करते हैं, इसी के लिए मेहनत करते हैं। इससे पहले कभी किसी कोर्टरूम का जो अनुभव आपका रहा, कभी किसी फिल्म के सिलसिले में या वेब सीरीज के सिलसिले में, या पहली बार ये कोर्टरूम ड्रामा है? मैं कोर्टरूम ड्रामा तो पहली बार कर रहा हूँ जी। वैसे वकील की भूमिका मैंने की हुई थी बहुत साल पहले जी। एक स्वाभिमान करके सोप आता था जी जी दूरदर्शन पे जी। तो लेकिन उसमें कभी भी जो है, मेरे ख्याल से कभी भी मैंने कटघरे में नहीं किया। वो बातें वो सारे कमरों में ही ज्यादातर चलता था, वो उसका फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था जी। लेकिन हाँ, कोर्टरूम ड्रामा पहली बार है और मैंने इसे बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि अपूर्व सिंह जो है उसने जो है बहुत ही रियलिस्टिक वे में सारी चीज़ों को रखा है जी। मेन स्ट्रीम फिल्म है, लेकिन आपने जो बाकी जो रियलिज्म है उससे बिल्कुल समझौता नहीं किया है जी। बिल्कुल, वो ट्रेलर की झलक देखने पर भी ऐसा लगता है। आपका अनुभव कैसा रहा मनोज सर के साथ काम? मेरे साथ कमाल का अनुभव रहा जी। और जब भी आपको ऐसे मनोज सर जैसे कोई एक्टर मिलते हैं जी, तो एक प्रेशर होता है हाँ। और उसके साथ एक और प्रेशर होता है कि इनको मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। वो थॉट बैक ऑफ द माइंड होता है, हमेशा रहता है, वो जी, किसी जी, भी जी। क्रिएटर के मन में रहता है। बट मेरे को लगता है सर जिस प्रेम के साथ और स्नेह के साथ आगे बढ़ाते हैं ना, बहुत लोगों में वो है नहीं। कई लोग डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं यार, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है। बट सर के साथ क्या है कि ब्रेकिंग दी आइस ना जी, सर बहुत बहुत स्मूथली और बहुत लंबे समय तक प्री प्लॉट के दौरान इतनी कर चुके होते हैं जी कि फिर आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं सेट पे जाके। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि एक इतने लंबे समय तक सर इस इंडस्ट्री में है और मैं अपने आप को बहुत यंग और फ्रेशर ही मानता हूँ मैं भी। और मेरे को लगता है कि वो जो एक बारी एक सीन था जिसमें सर बहुत सारी तैयारी करनी थी फाइनल मोनोलॉग के लिए और कुलश्रेष्ठ जी जो इस ऑपोजिट रोल कर रहे हैं वो बैठे हुए थे जी। तो सर अलग से सारा जो सेट है वो अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, लाइट लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, और सर सीधे ऐसे इधर से उधर चल रहे हैं और लाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो कुलश्रेष्ठ सर ने मेरे को बोला इधर आ, तो मैं गया उनके पास, कहते देखिए इंसान 30 साल बाद भी इसलिए रेलेवेंट है आज भी। और एक्चुअली वो मेरे लिए बड़ा एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ था, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था कि, और उन्होंने बड़े हल्के में वो लाइन बोली कि देख वो इसलिए रेलेवेंट है वो आदमी आज भी। और मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ऐसे ही रहना है। बिल्कुल, रोज नियम अनुसार आपको अपना रियाज करना है और जो भी आपको सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं आप, आई थिंक उसी उतना ही कर लें तो बहुत है। बिल्कुल। तो मेरे लिए बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। वंडरफुल, वंडरफुल। कई बार ऐसा होता है कि हम कलाकार को देखकर ही बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि अपने आप में इंस्टीट्यूशन। ट्रू सर, जो ये किरदार आप निभा रहे हैं, जितना मैंने ट्रेलर में देखा, ये आस्था रखता है, शिव भक्त लग रहा है और फिर उतनी ही शिद्दत के साथ सच का भी साथ निभा रहा है। और क्या कलर्स हैं, और क्या कलर्स हैं इस किरदार के? अगर आप बहुत अच्छा बाप है ये जी, जो सोलंकी साहब हैं, खुद के जीवन जी, में जी, बहुत ही कमाल के बाप हैं, बड़े जिम्मेदार बेटे भी हैं अपनी माँ के जी, और बड़े रिस्पेक्टफुली वो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को साथ में जोड़ के चलते हैं जी। ये आपको इस फिल्म में, और बहुत ही रिलीजियस आदमी है, बहुत बड़े शिव भक्त हैं वो जी, और सच के साथ रहने वाले आदमी सोलंकी साहब अपने जीवन में है। तो जो भी आप देख रहे हैं ये उनका जीवन है, जो उनका कैरेक्टर है, उनका चरित्र है, जो थोड़ा बहुत हमने इधर उधर कुछ ऐड किया है, लेकिन बाकी तो वो सब कुछ है जो आपको सोलंकी जो आपको फिल्म में दिखेंगे जी, वो हैं। उतने ही सौम्य है, उतने ही नरम है, लेकिन उतने ही अग्रेसिव हैं वक्त आने पे जी। ये कुछ कमाल का मिश्रण है उनके अंदर में जी।
तो जो उन सब चीज़ों को हमने लेके आने की कोशिश की है। जी, इसमें तो दिखाया गया है कि आपका जो किरदार है वो आस्था रखता है। रियल लाइफ में आप मतलब आस्तिक हैं या नहीं, मैं आस्तिक आदमी हूँ। जी जी, मैं अपने, और आज से नहीं, मैं बचपन से ऐसे जी ही हूँ। जी जी उसी तरह के परिवार में हमारी पैदाइश है, जी, और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा विश्वास है। रखना, विश्वास करना, जी ये सिखाया गया है। मैं अपने विश्वास पे भी विश्वास है, और दूसरे के जो भी विश्वास है उस पे भी विश्वास है। जी जी जी, बिल्कुल। तो इस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, राइट, जो वही मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। बहुत अच्छा कहा आपने कि दूसरे के विश्वास पे भी विश्वास है। इसी को अनेकांतवाद भी कहते हैं कि जी। हर किसी का नजरिया अपना अपना है, अपना तो गलत तो कोई भी नहीं कोई गलत नहीं, और जो नास्तिक है वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। है। जी तो उसकी भी उतनी ही इज्जत है, उसकी जी भी उतनी ही मैं आदर करता हूँ। जी और जो भी आदमी ऊपर वाले पे विश्वास कर रहा है, अपने अपने तरीके से जो भी करते हैं, जी, सबका आदर है, और सबके विश्वास का सम्मान है। आपने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि एक शुरुआती दौर में एक भाव जो बहुत हावी होता था आप पर, वो था क्रोध का भाव। जी, तो अब क्या उसकी इंटेंसिटी कम हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? और कभी अगर कभी आ जाती है, कभी कभी जो है उसका वो समय और हालात देख के कभी नहीं आता है। अभी अभी जैसे मैं जी आपको बताऊं कि जी जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, लास्ट का क्लाइमेक्स जो है 6 पेज का है, जी, और 6 पेज का मतलब कितने लाइनें थी हमने गिनी नहीं बहुत थी, बहुत लंबा था, मतलब काफी 150-200 लाइन थे, बिल्कुल। और जिसको मैंने कई बार रिहर्सल किया था, जी उसका जी 2 महीने से उसकी रिहर्सल जी की जी थी मैं। और शूटिंग पे जाने के बाद सेट पे तीन कैमरे इन्होंने लगाए थे, जी और वो जो 150-200 लाइन था 6 पेज का, मुझे जाकर, और इन्होंने कहा था कि मुझे एक फ्लो में चाहिए, मैं कट नहीं करूंगा, क्योंकि 3 कैमरे हैं मेरे पास में, जी और अलग अलग ढंग से मैं 5-6 बार कराऊंगा आपसे। जी तो मुझे करना था, क्योंकि मेरे डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन है। जी और तो जब मैं रिहर्सल कर रहा था, तो मेरे जो बाकी जो जूनियर आर्टिस्ट थे और बाकी जो सह कलाकार थे, जी वो शुरू में उनको लगा नहीं कि इस तरह का कुछ सीन है या इस तरह की संजीदा सीन है, तो सब आपस में बात कर रहे थे। तो मैं अपना रिहर्सल करते मैंने देखा कि ये लोग कर रहे हैं, तो मैंने उनसे, तो पहले तो अंदर से आया गुस्सा, जी लेकिन वो गुस्सा नीचे ही रह गया। फिर मैंने उनसे सबसे आदर भाव से कहा कि भाई, ये सिर्फ मेरा सीन नहीं है, आप लोगों का भी सीन है। बिल्कुल आप लोग कैमरे के सामने हो तो ये आपका भी सीन हो जाता है। जी तो आप लोग भी ज़रा सा इस रिहर्सल में आप देख लो कि आप क्या करोगे जब मैं ये कर जी रहा हूँ। जी फिर दूसरी बार मैंने शुरू किया, तो दूसरी बार भी कुछ इधर उधर कुछ सह कलाकार आपस में बात करते हुए देखे, तो मैंने उनको थोड़ा और सख्ती से समझाया कि भाई प्लीज़ हेल्प मी इन डूइंग दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सीन, राइट है ना, और क्लाइमैक्स है, और मैं इतने लाइनें बोल रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। जी, फिर तीसरी बार शुरू किया, तीसरी बार, पारा और धीरे सोचिए धीरे 6 पेज, और मैं अमूमन बीच से भी आगे तक जा चुका था, तब तक देखा कि 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपस में बड़े आराम से बातें कर रहे हैं। उस समय ना मेरा पता नहीं कैसे, जैसे बताया ना मैंने कि सोच के कभी भी गुस्सा नहीं, हाँ, अचानक से मेरा लिड खुल गया, रिएक्ट, हाँ, अब जब लिड खुला तो भाप निकली। तो डायरेक्टर समेत सब कोई बाहर चले गए, भाग गए। मैं डायरेक्टर को खोज रहा हूँ, कहाँ है डायरेक्टर भी गया। मैं पीछे मॉनिटर में गया, मैंने कहा ये दोनों जो बात कर रहे थे ये डांट खाएं, मैं किस लिए खाऊं। बहुत बढ़िया। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रोध के साथ ऐसा ही है, वो रिएक्ट होता है, उसका पारा चढ़ते रहता है, जब निकल कर आता है। मैं एक शो करता हूँ बिग एफएम पर, लव यू जिंदगी, उस पर मैं हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हमने क्रिकेट के खेल में भी देखे, तो कहा कि क्रोध को दिशा देना जरूरी है। इस पर कोई टिप अगर आप दे सकें? नहीं, क्रोध को दिशा आप सकारात्मक तरीके, आप देना तो चाहते हैं, लेकिन कई साल लग जाते हैं उसको दिशा देने में। मैंने तो 5 साल पहले से देना जो सीखा है, इसीलिए ये सवाल मैंने, इसीलिए जो है दे पा रहा हूँ, उसको दिशा दे पा रहा हूँ। जी जी, क्रोध जिसको आता है, और क्रोध जिसके व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो बेचारा खुद ही नहीं समझ पाता है, नहीं पाता है कि यार मुझे अब मुझे इतनी जोर से गुस्सा क्यों आ रहा है, इतनी जोर से मैं क्यों उबल जाता हूँ। वो खुद ही परेशान होता है, क्योंकि क्रोध भी क्या है, एक भाव है। बिल्कुल जैसे आप आंसू आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, आप किसी की मनोदशा या किसी की दुख देख करके बहुत सारे लोग
आंसू बहाएंगे, मुझे क्रोध आता था। जी जी तो वो सिचुएशन से क्रोध आता था, व्यक्ति पे क्रोध आता जी था। जी जी तो ये एक भाव रहा है, लेकिन क्रोध को जल्दी स्वीकार लोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्रोध एक बड़ा ही डोमिनेटिंग इमोशन इमोशन है। तो लोग उसको इंसल्ट समझते हैं, इसलिए जो है उसको चैनलाइज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। आपकी दिनचर्या जो है वो बहुत सारे सुनने वालों को भी इंस्पायर करेगी, उस पर अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, कोशिश तो यही रहती है कि 7 दिन में से 6 दिन सुबह 4:30-5 बजे उठूं जी। और उसके बाद फिर मेरा अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, फिर मेरा क्रिया योग, फिर मेरा ध्यान। और ध्यान में आजकल थोड़ी कमी हो रही है, अच्छा ध्यान लग नहीं रहा है, उसको लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन वो हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो हो ही जाएगा अभ्यास कर करके। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अपने हल्की फुल्की जॉगिंग के लिए, फिर मेरे एक्सरसाइज होते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आता हूँ, फिर नहा धोना, फिर उसके बाद पूजा पाठ, तब जा कर के नाश्ता करता हूँ मैं। और नाश्ता जो है मैं कर ही नहीं सकता जब तक मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर लूँ। और नाश्ते का टाइम मेरा 8:30 से 9 बजे होता है जी। तो जाहिर सी बात है, नाश्ता करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मुझे 10 पेज रोज़ पढ़ना है, वाह। तो नाश्ते के बाद मैं 10 पेज किसी तरीके से कुछ न कुछ मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो स्क्रिप्ट पढूं या चाहे मैं कोई किताब पढूं। जी। बहुत ही सेंसिटिव ये विषय है अपूर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा तो और ज़रूरी भी था इस पर बात करना जो इस फिल्म के ज़रिए किया जा रहा है। कैसे वो थॉट आया, फिर कैसे आगे कहानी बढ़ी और अब हम ये फिल्म देखने भी वाले हैं? कहानी तो देखिए, जो मेन टॉपिक था जी, जी, वो जी। तो ऑलरेडी था जी। प्रोड्यूसर सर के पास। मेरे को जब बोला कि इस पे स्क्रिप्ट लिखनी है, तब फिर जैसे आप बोल रहे हैं कि ज़रूरी भी था, तो जी। हमको भी ये ख्याल आया कि जी। ज़रूरी है। जी उस थॉट से मैंने और राइटर जो दीपक इंगरानी है, जी हमने वो दिशा ली और हमने कहा कि यार सबसे पहले एक काम करते हैं, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम रिसर्च बैक्ड स्क्रिप्ट बनाएंगे। जी और रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पीसी सोलंकी का सहयोग, जी जिनके ऊपर कहानी है। तो पीसी सोलंकी ने हम लोग को बहुत सारा समय दिया और जी। हमको काफ़ी रिसर्च उन्होंने बताई, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बताई। तो जब हमारी रिसर्च खत्म हो गई ना, उसके बाद एक और बड़ा बहुत डॉन्टिंग टास्क था कि इस कहानी में इमोशन डालना, इमोशन के साथ इस कहानी को टेक्निकलिटी के साथ आगे बढ़ाते रहना, जी जी जी। जो अभी तक फिल्मों में नहीं आया है कि एक टेक्निकल कोर्टरूम ड्रामा हमने नहीं Right. देखा है। राइट। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये था। और इस पूरे दौरान हमको ये हमेशा से लग रहा था कि यार किसी भी टाइम पे ना फिल्म हल्की ना लगे, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है। बिल्कुल। और मुद्दा सेंसिटिव भी मुद्दा है। जी उससे भी ज्यादा वो जो बच्ची है ना, जी और हम पूरी फिल्म के दौरान ये भी सोच रहे थे कि हम किसी भी चीज को इतना ज्यादा सेंसेशनलाइज ना करें कि जो एग्जिस्टिंग विक्टिम्स हैं जी। उनको किसी भी तरीके से पीड़ा ठेस हो पहुंचे। इस फिल्म को देखने के। तो जी। हमने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है और उसी तरफ हमने मेहनत करी है कि एक हार्मलेस लेकिन अच्छी हार्ड हिटिंग फिल्म बनाए, बिल्कुल। जो किसी के रिलीजन को ठेस ना पहुंचाए, जो किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाए, बट जो गलत है, जो मैसेज पहुंचाना जो चाहते हैं मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो हमने पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ट्रेलर देखकर बिल्कुल हम तक पहुंच जी। रहा है और फिल्म देखकर तो डेफिनेटली पहुंचने वाला है। आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं और आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा कि 23 मई को हमारी फिल्म बंदा ZEE5 पे रिलीज हो रही है। आप इसे देखिए, लोगों को दिखाइए, सब परिवार देखिए और इसे इस साल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म भी बनाइए। धन्यवाद। 92.7 Big FM